Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the newly added topic in chapter number 2 of ACCAF2, and the name of the chapter is Sources of Data and Analyzing Data. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ था दैट वाज बिग डेटा एंड एवरेजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग डेटा. सो व्हाट इज़ बिग डेटा? सो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं बोल दूंगा तुम्हें जस्ट रीड करने को, वो एक बार पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है. सो व्हाट इज़ बिग डेटा? सो बिग डेटा बेसिकली आजकल जैसे हम सबको पता है कि बिग डेटा रेफर्स टू बहुत सारा डेटा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की, जैसे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन टोटल में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, मेल एज 0 to 10 कितने हैं, 10 to 15 कितने हैं, ये ऐसे बाइफिकेशन. फिर फर्दर उनमें से कौन कौन सी स्टेट्स में हैं, जस्ट एन एग्जांपल. सो ये बहुत सारा डेटा इज़ लाइक कॉल्ड बिग डेटा. तो बिग डेटा में हम अभी क्या पढ़ेंगे आगे, वो धीरे धीरे करेंगे. सो देयर आर सेवरल डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा. मोस्ट कॉमन रेफर टू extremely large collection of data that may be analyzed to several pattern trends and association. जैसा कि मैंने अभी बताया था, data collection so large that conventional methods of storing and processing that data will not be working या will not work. ये सिर्फ थ्योरी का बहुत ही जनरल है, तुम्हें स्पेसिफिक एज सच ये वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है समझने के लिए. सो बिग डेटा इज़ अ बिग buzzword at the moment, and some say that it will be even bigger than the internet. The ability to harness these vast amount of data will transform our ability to understand the world and will lead to huge advances. For example, in understanding customer behavior, foiling terrorist attack, preventing diseases or pinpointing market efforts. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो बिग डेटा का. A supermarket is able to take data from your past buying pattern, its own inventory information, your mobile, your phone location, social media, weather information to send you an example, a voucher for barbecue food. जैसे तुम सबको पता होगा जो तुम्हारा मोबाइल है, तुमने कभी नोटिस किया एक चीज़ कि मोबाइल में जो तुम नॉर्मली इंटरनेट पे सर्फ करते हो, वट एवर यू सर्फ ऑन इंटरनेट, जैसे मैंने भी सर्फ किया था, आई सर्च फॉर लेट्स से स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर. सो होगा क्या अगर मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, अमेज़ॉन या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे तो चलो एड्स नहीं आती, अगर मैं वो चलाऊंगा तो कभी नोटिस करना जो चीज़ तुमने अमेज़ॉन पे सर्च की होगी ना कि तुम्हारा उस इंटरेस्ट है उस चीज़ को बाय करने का, वो चीज़ अब तुम्हें काफ़ी जगहों पे दिखेगी. सो वो काफ़ी जगहों पे दिखेगी. वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो डेटा तुम्हारे फ़ोन में एज कुकी स्टोर होता है, और वो जो कुकीज़ होती है दैट आर लिंक टू ऑल दी एप्स. तो जब भी तुम कोई ऐप चलाते हो तुम्हें सेम ऐड मिलती है, दैट इज़ लाइक कुकी. ठीक है, तो वो कुकी वो चीज़ करती है. सो यहाँ पे यही वो चीज़ हमें बता रहा है कि बहुत बिग डेटा होता है, बहुत एडवांस डेटा होता है. हमें सिर्फ ये पढ़ना है बिग डेटा इज़ अ डेटा जो बहुत डिटेल्ड होता है. सो व्हाट आर द 3 V's? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा आर 3 V's. पहला होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब जो पहला वी होता है कि बिग डेटा के अंदर बहुत ह्यूज वॉल्यूम होता है, बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम होता है. जैसे इसमें से एग्जांपल पढ़ लेते हैं. मोबाइल टेलीफोन प्रोवाइडर. मोबाइल फोन प्रोवाइडर विल हैव अ डेटा टू स्टोर ऑफ टेक्स्ट, वॉइस मेल्स, कॉल मेड, ब्राउजिंग हैबिट्स एंड लोकेशन. मोबाइल में कितना डेटा स्टोर होता है ना, हम 256 GB बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तुम्हारे सारे कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारा जो भी पिक्चर्स होती हैं, लोकेशन, तुम कहाँ कहाँ पे थे, सब कुछ स्टोर होता है. दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा. तो बिग डेटा का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वॉल्यूम, कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है. वैरायटी. वैरायटी मीन्स विभिन्न प्रकार की चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें. एग्जाम्पल, बैंक विल होल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट एंड पेमेंट, डेट, अमाउंट, सोर्सेज ऑफ अ कस्टमर. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन मेक अप टू 80% ऑफ बिजनेस डेटा बट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एनालाइज. चलो ये तो नॉर्मल है. सो वैरायटी एक बार इनकी थ्योरी में पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है. Big data can include much more than simple financial information and can include other organizational data which is operational in nature as well as other internal and external information. This data can be both structured and unstructured. So that is variety. बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है. वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा,
वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप, एंड वेलोसिटी, अब वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, स्पीड मतलब द डेटा मस्ट बी टर्न्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन क्विकली इनफ टू बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि डेटा जो होता है हमें बहुत ही जल्दी उसको कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, वरना वो डेटा पुराना हो जाएगा। आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी नया नया डेटा आता रहता है। The sheer volume and variety of data makes this task difficult, and sophisticated methods are required to process huge volume of non-uniform data quickly। कि जो भी डेटा, आप जैसे फ़ोन है, तुमने कॉल करा, तुमने मैसेज करा, तुमने ईमेल करा, तुमने व्हाट्सएप करा, ये सब कुछ करा, तो वो सब जब करते हो तो फ़ोन में एक दिन में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो ऑटोमेटिकली कॉल वाली को कॉल के उसमें लिस्ट में डाल देता है, मैसेज को मैसेज वाले में। दैट इज़ लाइक प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर। बट ये बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है जिसको बार बार मूव करते रहना चाहिए, दैट इज़ वेलोसिटी। फोर्थ इज वेरासिटी। वेरासिटी समटाइम इंक्लूडेड, दैट इज डेटा एक्यूरेट इनफ टू बी रिलायड अपॉन। कि डेटा जो भी हमारा होता है बिग डेटा, दैट इज शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, सिंपल गाइस, तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी भी बता रहा हूँ, इस चीज़ पे बहुत फोकस नहीं करना, सिर्फ समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, दैट्स इट। आगे टॉपिक आएगा मैथमेटिकल, जिस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। अब आता है प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। The ability to manage big data successfully will drive innovation to reduce time taken to answer the key business questions and hence make decision. The processing of big data is known as big data analytics. For example, Google Analytics track many features of website traffic. Hadoop software allows processing of large data sets by utilizing multiple server system. So basically कि big data को हमें इस तरह से प्रोसेस करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लगती रहती हैं, सो दैट हमारा बिग डेटा जो है वो अच्छे से मैनेज हो सके और उसको यूटिलाइज हम कर सके। अब आता है बिग डेटा एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। बिग डेटा इज रेलिवेंट टू मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन नंबर ऑफ वेज। कैसे? इट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेज विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव मार्केटिंग एंड सेल्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ॉन से टाई अप कर लिया, अमेज़ॉन वालों को मैं मंथली कुछ फ़ीस देता हूँ और मैं अमेज़ॉन वालों को बोलता हूँ कि मुझे ये बताएं कि जैसे मेरी एक शॉप है ग्रॉसरी की, जस्ट एन एग्जांपल गाइस, मैंने अमेज़ॉन से टाई अप किया और अमेज़ॉन को बोला कि मुझे ये बताओ कि इस रीजन के कितने लोग ग्रॉसरी में क्या क्या सर्च करते हैं, इस रीजन में कितने टोटल लोग हैं जो ग्रॉसरी का सर्च करते हैं और ग्रॉसरी में टॉप की क्या सर्च है आज की डेट में। जैसे कोरोना टाइम में लोगों ने टैब बहुत सर्च किए थे, मोबाइल टैब्स फॉर स्टडी पर्पसेस, ऑनलाइन जो भी टैब मिल रहे थे सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो वैसे ही मैंने अमेज़ॉन से टाई अप किया, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अब डेटा तो मुझे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आई विल बी एबल टू सी कि इफ़ आई एम ओनर ऑफ ग्रॉसरी स्टोर, तो इस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑल्दो दे विल गेटिंग अ बिग डेटा कि बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ और I can understand my customer needs. It can improve forecast, for example, of future customer spending or machine replacement cycle, so more appropriate decision can be made. जैसे बिग डेटा जो हमारे पास होगा, मैंने अभी करंट डेटा मेरे पास है, करंट डेटा के बाद जब मैंने देखा कि आगे ये होने वाला है एक्चुअली में और लोगों की डिमांड अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, तो आगे लोग इस चीज़ पे ज़्यादा जाएंगे जिस पे मैं अभी से सोचना शुरू कर दूंगा। अब कोरोना आ रहा है, लोगों ने धीरे धीरे अपना टैब पे आना शुरू हो गया, अब लोग टैब जब खत्म हो जाएंगे तो लोग लैपटॉप्स पे आएंगे। दैट्स हाउ इट कैन इम्प्रूव फोरकास्टिंग। इट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। मतलब बिग डेटा एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट में, जैसे मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी कि अमेज़ॉन से मैंने चीज़ ली हुई है, मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है। अमेज़ॉन वाले मुझे ये चीज़ बिग डेटा किसी एक फॉर्मेट में देते हैं जो मैंने उनको बताया हुआ है, वो फॉर्मेट मेरे इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली लिंक होता रहता है और लिंक होने के बाद ये मुझे ऑटोमेटिकली डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है कि टॉप 5 कौन सी आइटम्स हैं जो सर्च हुई हैं लास्ट वीक या लास्ट डे या लास्ट मंथ। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देता है कि इस चीज़ में क्या क्या सर्च हुआ है। दैट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब टू ऑटोमेट थिंग्स कि फिजिकल मैनुअल बंदा वो काम ना करे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें करके दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन में, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें
मैं यहाँ सर्च करता हूँ, आई नीड टू सर्च फॉर अ सेटिंग, लेट्स से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का चलो मेरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है। जैसे स्टोरेज चेक करता हूँ, ये क्या लिख दिया मैंने, STORAGE, स्टोरेज, स्पेलिंग गलत, स्टोरेज। अब देखो मैंने स्टोरेज लिखा, ये ऑटोमेटिकली इसने मेरे को बता दिया स्टोरेज के सेटिंग में जाना है, कॉन्टैक्ट में किसी नाम से है, फोटो सैमसंग स्टोरेज, सो दैट इज़ ऑटोमेशन। मैंने स्टोरेज लिखा, ऑटोमेटिकली इसने मुझे सर्च करके बता दिया कि कहाँ कहाँ पे स्टोरेज वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर ये ऑप्शन मेरे पास ना होता, ये ना होता, तो मुझे ढूंढना पड़ता कि स्टोरेज वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है मैनुअली। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन। और लास्ट, इट कैन हेल्प टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड, रेलिवेंट एंड अप टू डेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो बिग डेटा से हमें बाहर का बिग डेटा, दूसरी कंपनीज का, मार्केट का, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंटल, तो सबसे करके हमें डिटेल्ड, रेलिवेंट डेटा और अप टू डेट डेटा मिलता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ बिग डेटा इज़ रेलिवेंट टू मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अब आता है एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ बिग डेटा इज़ यूज्ड। कस्टमर फेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर सोशल मीडिया एक्टिविटी टू गेन इनसाइट टू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, ये मैंने बता दिया था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन मॉनिटर डेटा फ्रॉम देयर इक्विपमेंट टू डिटरमाइन यूजेज एंड वियर, दिस विल अलाउ देम टू प्रेडिक्ट द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल, कि उन्होंने डेटा बनाया हुआ है कि जो भी चीज़ उनके आती है वो कितनी यूज़ होती है, कब ख़त्म हो जाती है, तो वो निकाल सकते हैं कि ये चीज़ इतना ही चलेगी। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ डेटा ऑन कस्टमर एक्टिविटी to carefully segment their customer base and therefore accurately target individual with relevant offers। जैसे मुझे म्यूचुअल फंड्स का बहुत शौक है, मतलब शौक क्या, मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रिटर्न अच्छे देता है। तो म्यूचुअल फंड्स में जब मैंने इन्वेस्ट करा तो एक जगह मैं वैसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में पहुंच गई, मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से, और रोज़ की रोज़ मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि सर हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी, आप हमारे पास इन्वेस्ट करो एंड ऑल, ये चीज़। पॉलिटिशियंस यूज सोशल मीडिया एनालिटिक्स टू इस्टेब्लिश वेदर दे हैव अ कैंपेन टू बी हार्डेस्ट विन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। जैसे मोदी वेव चलती है, सोशल मीडिया पे मोदी 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 कर रहे हैं, कभी कांग्रेस, बीजेपी, ये सब चलता रहता है, तो यहाँ से तुम एनालाइज कर सकते हो कि अगले इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस को क्या फ़ायदा होने वाला है। Humanitarian agencies such as United Nations use phone data to understand population movements during relief operation and outbreak of disease, meaning they can allocate resources। अब वही जैसे एक जगह कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो न्यूज़ में आया, सोशल मीडिया पे लोगों ने डिस्कस किया, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने अपने बंदे भेज दिए कि हाँ वो जाके देखो, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये होते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाउ बिग डेटा इज यूज्ड। मोर एग्जाम्पल्स गाइज, ये रीड कर लेना, दिस इज फॉर यू टू रीड। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में मैं नहीं करा रहा बिकॉज इसमें हमें एक्सप्लेनेशन वाला का क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली नहीं आता। अब आता है रिस्क एसोसिएटेड विद बिग डेटा। अब बिग डेटा के साथ क्या क्या रिस्क होते हैं। पहला, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए यू नीड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो बिग डेटा तुम एनालाइज कर ही नहीं पाओगे, डेटा पुराना होता चला जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज मेजर कंसर्न in the majority of organization, and if the organization lacks the resources to manage data then there is likely greater risk of leaks and losses। तो data secure करना बड़ा important है। Third, it is important to recognize that just because something can be measured it does not necessarily mean it should be। there is a risk that valuable time is spent measuring relationships that have no organization value। मतलब big data में कई बार हम वो चीज़ एनालाइज कर लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। देन इनकरेक्ट डेटा, अगर इनकरेक्ट डेटा यानी पुअर वेरासिटी, अगर इनकरेक्ट डेटा हमारे पास आया तो ऑब्वियसली उससे हमारा कंक्लूजन नहीं निकलेगा ठीक, गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। देयर में भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, अब जैसे हमें कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो डेटा को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, ठीक है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया, दैट इज़ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज। एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द हार्डवेयर एंड एनालिटिकल सॉफ्टवेयर नीडेड। तो हमें अगर डेटा को एनालाइज करना है, ऑब्वियसली ह्यूमन तो नहीं कर सकता बैठ के सारा काम, कंप्यूटर ही करते हैं, तो कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा, हो सकता है बना बनाया सॉफ्टवेयर लेना पड़े, हो सकता है हमें खुद नया सॉफ्टवेयर बनवाना पड़े, सो दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग।
ठीक है। आगे स्टूडेंट अकाउंटेंट आर्टिकल, ये छोड़ दो गाइस, पता नहीं क्या है ये, लीव इट। अब आता है एवरेजिंग डाटा। एवरेजिंग डाटा इज मोस्टली मैथ्स, दिस इज रिलेटेड टू योर मैथ्स, सो लेट्स डू दिस। तो इसमें मैं तुम्हारे को ये थ्योरी वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहला हमारा आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मीन्स सिंपल मिडल वैल्यू, इट इज़ लाइक मिडल वैल्यू। एक पूरी लाइन है, ये डेटा है, इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी। सो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। टोटल ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। जैसे 12, 14, 17, 19, 15 ये डेटा है, हमें इसका अर्थमेटिक मीन या मीन निकालना है। तो टोटल ऑफ दिस ये आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हमारा अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल मैथ्स है, बहुत बच्चों ने पहले भी पढ़ा हो। अब जैसे यहाँ शॉपकीपर इज अबाउट टू पुट हिज शॉप फॉर सेल, एज अ पार्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ही विशेस टू कोड द एवरेज वीकली टेकिंग। द टेकिंग ऑफ ईच लास्ट 6 वीक इज, लास्ट 6 वीक की हमें टेकिंग दी हुई है, हमें मीन निकालना है। मीन वीकली टेकिंग दैट द शॉपकीपर कुड कोड, दैट मीन्स एवरेज, अर्थमेटिकल मीन यानी एवरेज। तो एवरेज विल बी इन सबका टोटल, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, तो इन सबका टोटल डिवाइड बाय 6। तो जैसे टोटल विल बी सम ऑफ वैल्यू, या वी डिनोट दिस क्वेश्चन लाइक एक्स बार इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स या सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, ये आ जाएगा हमारा एवरेज। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपलेस्ट थिंग। अब कई बार जैसे क्वेश्चन तुम्हें ये आएगा, अब यहां पे हमें एवरेज निकालना है। अब यहां पे नंबर ऑफ, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज पर डे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज कि 0 मतलब 9 दिन तक कोई भी एब्सेंट नहीं था, 28 दिन तक एक बच्चा एब्सेंट था, 51 डेज 2 एब्सेंट थे, 43 डेज 3 एब्सेंट थे, 29 डेज 4 ये। अब यहां पे हम मीडियन कैसे निकालें, हाउ डू वी फाइंड आउट अ मीन ऑन दिस डेट। तो इसका तरीका ये होता है, दैट इज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जो भी वैल्यू हमारी आएगी टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ नंबर। सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ नंबर। तो मैंने यहाँ पे देखो इन सब का प्रोडक्ट निकाल दिया, दिस इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ नंबर। सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया था, नंबर ये नहीं होगा, नंबर वुड बी दिस। मुझे देखना है ऑन एन एवरेज कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, ऑन एन एवरेज कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट दिस डिवाइड बाय दिस, तो टोटल ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस, यहां से मुझे आ गया कि ऑन एन एवरेज 3.07 स्टूडेंट्स पर डे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है ऑन एन एवरेज। अब यहां पे भी सेम देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पे भी सिंपल कर लेते हैं क्वेश्चन। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसको गाइस, तो यू माइट थिंक कि सर आप इतना जल्दी मत कराओ, बट मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान पॉइंट है, ये चैप्टर अभी बहुत बचा हुआ है। तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर मी कि मैं इस चीज़ में 2 घंटे या 3 घंटे लगाऊं और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, तुम भी बोर हो जाओगे। तो 2 × 2 4, 3 × 4 12, 4 × 3 12, 20, 18, 21, 24, इसका टोटल कर लेते हैं। 4 + 12 + 12 + 20 + 18 + 21 + 24, so this is 111. So 111 डिवाइड बाय टोटल ऑफ, इसमें क्या निकालना है,
टोटल ऑफ एम्प्लॉयज एब्सेंट, हमें निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एब्सेंट पर डे, तो मैं निकालता हूं टोटल ऑफ एम्प्लॉयज. सो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 20, 28, 35. तो डिवाइड बाय 35, तो 111 डिवाइड बाय 35, दैट मीन्स 3.17. तो 3.17 एम्प्लॉय पर डे आर एब्सेंट. अच्छा एक चीज़ गाइस, सॉरी मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत निकाल दिया. इसमें मैं टोटल इसका नहीं, मैं टोटल फ्रीक्वेंसी का करूँगा. ये मैं बताता हूँ अभी मैं क्यों कर रहा हूँ. पहले मैं इसको करके तुम्हें आंसर बताता हूँ. सो 4 और 2 5 6 9 13 16 19 22. सो मेरा आंसर आ जाएगा 5.045. इतने एम्प्लॉयज आर लाइक एब्सेंट पर डे. सो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बतानी भूल गया था. ऐसे केस में हमें यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि कौन सा डेटा इस नंबर के अकॉर्डिंग मैच करता है. जैसे 0 पे इतना था, 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना. तो मैं प्रोडक्ट निकालने के बाद आई विल नॉट डिवाइड टोटल ऑफ दिस, आई विल डिवाइड टोटल ऑफ दिस विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. और इसमें नंबर्स के बेस पे ये चेंज होती रहती है, तो हम इसके टोटल को प्रोडक्ट के टोटल से डिवाइड करते हैं. तो मैंने यहाँ पे जो गड़बड़ करी थी ये तो चलो ठीक था. यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, दीज आर 2 3 4 5 6 7 8 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे अपसेट हो रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ दी हुई है कि 2 एम्प्लॉय 2 दिन के लिए होते हैं, 3 एम्प्लॉय 4 दिन के लिए, 4 एम्प्लॉय 3 दिन के लिए, 5 एम्प्लॉय 4 दिन के लिए. ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई तो करना ही है, डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट डिपेंड्स अपॉन दिस, कि ये हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है, इस पे जो वैल्यू डिपेंड करती है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से, देन वी विल गेट दी आंसर. अब जैसे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में अब हमें रेंज दिया हुआ है, वी आर गिवन अ रेंज, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं. अब यहाँ पे हम कैसे इसमें मीन निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, हम इस सारी वैल्यू में हर लाइन का हाफ निकाल लेंगे. हाफ मतलब एवरेज. तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 180 प्लस 185 डिवाइड बाय 2, 180 प्लस 185 डिवाइड बाय 2, दैट इज 182.5. ऐसे इसका निकाल लेंगे. 185 प्लस 190 डिवाइड बाय 2, दैट इज 187.5. ऐसे इसका जैसे 192.5 आ जाएगा, 197.5, 202.5, 207.5. अब ये हमारा इन दोनों का मीन आ गया. अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा. जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा इसके टोटल को विल डिवाइड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. जैसे यहाँ पे 41 प्लस 57 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 7, सो 170 से जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे. अगर ऐसा सिचुएशन आता है और हमें अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला जाता है, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने ये मीन निकाल लिया, देन सेम वैल्यूज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ऑफ दिस इसको बोलते हैं एफएक्स यानी प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 190.59. ठीक है. अब जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या था एंड हाउ डू वी गेट द आंसर. एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन फॉर अ वेज नेगोशिएशन, the HR manager of a company has collated the following data from sample of payslips. She wishes to be able to use the average weekly wage this. तो हमें average weekly wage कि weekly wage इतनी होती है 41 employees की, इतनी होती है 57 की, इतनी weekly wage होती है इतने employees की. अब जब हमने average निकालनी, हमारा आंसर आ गया average
190.59, दैट मीन्स एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉय है 190.59. एवरेज वेज जो है दैट इज 190.59. तो हेंस मैनेजर can use an average weekly wage of this in the negotiations. अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन हमें यहाँ पे इन सब की मिडिल वैल्यू निकालनी है. 350 360 का होगा 355, इसका होगा 365, 375, 385, 395. चलो मैं निकाल देता हूँ, इसका आंसर हम देखते हैं. The output level of Q has been given the following distribution. हमें अर्थमेटिक में निकलना है. 355 into 4, 1420. 365 into 6, 2190. 375 into 5, 1875. 385 into 4, 1540. 395 into 3, 1185. अब इसका टोटल कर देते हैं. 1185 प्लस 1540 प्लस 1875 प्लस 2190 प्लस 1420, दैट इज 8210 डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10, 15, 19, 22. तो 8210 डिवाइड बाय 22, ये मेरा आ रहा है 373.18. तो ये मेरा आ रहा है एवरेज, कि दिस इज द एवरेज लेवल ऑफ आउटपुट 373.18. ठीक है. अब आता है मीडियन. अब मीडियन क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड मीन, और इसको एवरेज भी बोलते हैं. एवरेज और अर्थमेटिक मीन. इसको एवरेज या अर्थमेटिक मीन, बेसिकली अर्थमेटिक मीन या इसको खाली मीन भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी मीडियन. सो व्हाट एग्जैक्टली मीडियन इज, गाइस. नेक्स्ट इज मीडियन. सो मीडियन बेसिकली क्या होता है, हमारे को जो भी डेटा दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ से बताता हूँ. जैसे ये हमें डेटा दिया हुआ है, इनफैक्ट ये उस क्वेश्चन में भी था, आई डोंट नो मैंने क्यों इधर में लाया हूँ. देखो, सो मीडियन इज बेसिकली, ये हमें कुछ डेटा दिया हुआ है. इस डेटा को मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जैसे सबसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा. ठीक है. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. इसमें डालने के बाद इसका जो भी मिडल नंबर है दैट विल बी माय मीडियन. लाइक फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब मैं इसकी मिडिल वैल्यू निकाल रही हूँ मीडियन, सो दैट विल बी 4. हाँ, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 4. और अगर जैसे मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना है 8, अब 8 दिया हुआ है, यहाँ मुझे मीडियन निकालना है, तो मिडिल वैल्यूज ये दो आ रही हैं, तो मीडियन विल बी दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2. दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दैट विल बी मीडियन. ठीक है. सो मीडियन में जो हमारे फॉर्मूलेज लगते हैं, ये तो मैंने तुम्हें जनरली बता दिया. सो मीडियन का बेसिकली तरीका होता है निकालने का, दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. n मतलब नंबर ऑफ आइटम प्लस 1 डिवाइड बाय 2. अब अगर 1, 2, 3, 4, 5 गिवन है, तो मीडियन विल बी 5 प्लस 1, 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज द थर्ड वैल्यू. तो 1, 2, 3, दिस विल बी द मीडियन. अब अगर हमारा जो मीडियन है 6 वैल्यूज, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 वैल्यूज की बना है, तो मीडियन विल बी 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7, दैट इज 3.5 वैल्यू. 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3.5. अब पहले मैं इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ. सो 990, देन 1015, देन 1030, 1040, 1105 और 1120 मैंने असेंडिंग में डाल दिया. हालांकि नॉर्मली जब कंप्यूटर एक्सेल में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा. अब उसके बाद 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3.5. दैट मीन्स 1, 2, 3, 3.5 ये वाली वैल्यू. अभी वैल्यू कैसे आएगी, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2.
सो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 यानी 1035 इज आवर मीडियन. सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा डिटेल में भी करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसका मीडियन निकालते हैं. सबसे पहले छोटे से बड़ा कर लेते हैं. 18, 25, 27, 43, 52. तो नंबर ऑफ आइटम है 5. तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3. तो 1 2 3 दिस विल बी दी मीडियन. ठीक है, सिंपल. अब आता है मॉड. अब मॉड क्या होता है? मॉड और मॉडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट इज दैट वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. जो भी वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा अकर कर रही है पूरे ग्रुप में, दैट विल बी मॉड. अब जैसे यहां पे हमें दिया हुआ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, कंप्लेंट्स 0 है 5 वीक के लिए, 1 कंप्लेंट है 12 वीक, 2 कंप्लेंट है 7 वीक, 3 कंप्लेंट है 2 वीक, 4 कंप्लेंट है 1 वीक. दैट मीन्स 1 कंप्लेंट हमारी है टोटल 12 वीक के लिए. सो दिस विल बी दी मॉड. सो हेयर मॉड विल बी 12 कंप्लेंट पर वीक. सबसे ज्यादा वैल्यू यहां आ रही है. ज्यादा टाइम नहीं लगाना गाइस, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, इसीलिए मैं जल्दी करा रहा हूं. सिंपल मॉड मीन्स जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है पूरे डेटा में, दैट विल बी मॉड. अब जैसे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 करते हैं. अब यहां पे 2 आ रहा है 1 2 बार, 3 आ रहा है 1 2 3 4 बार, 4 5 बार, 3 आ रहा है 5 बार, 4 आ रहा है 3 बार. दैट मीन्स सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है? 3. 1 2 3 4 5. सो मॉड विल बी 3. बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं गाइस. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट विल बी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी आई है और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी है, दैट इज मॉड. अब आता है मेजर्स ऑफ स्प्रेड, जिसमें हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. ये ऑलरेडी वैसे हमने करा हुआ है, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने F2 अभी भी स्टार्ट किए, तो उनको ये चीज़, इसका पूरा एक चैप्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वहाँ से तुम ये कर लोगे वेरिएशन में. बट अभी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा. ठीक है, तो मेजर ऑफ स्प्रेड्स में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी और क्लियर हो जाएगी. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वे ऑफ मेजरिंग हाउ फार अवे ऑन एवरेज द डेटा पॉइंट्स आर फ्रॉम मीन. कि मीन जो हमारा है, मीन क्या होता है? एवरेज. तो एवरेज से जितना भी हमारा डेटा है कितना फार है. हालांकि ये चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने उस चैप्टर से कराया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर से, उसमें पूरा बताया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. जैसे हमारा ये डेटा है, मीन आती है मिडिल वैल्यू. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो मीन से कितना ज़्यादा दूर है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर एग्जाम्पल, अ डेटा सेट हैज़ जस्ट 2 ऑब्जर्वेशन 10 एंड 30, मीन आएगा हमारा 20. तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 10 एज बोथ ऑब्जर्वेशंस आर 10 यूनिट्स अवे फ्रॉम द मीन. 20 से 10 और 30 10 पॉइंट्स दूर है. फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप. पहला, लुक फॉर डिफरेंस बिटवीन ईच डेटा. Get rid of problem of negative differences, cancelling out positive ones, square the result. इसको गाइस छोड़ दो, चाहे हम सीधा इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ x माइनस x का मीन होल स्क्वायर, इसका सम डिवाइड बाय n होल रूट. तो एक तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन में तुम्हारे को फॉर्मूला गिवन होगा, एज लर्न नहीं करना, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, या फिर ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है. इन प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला कैन टर्न आउट टू बी वेरी टेडियस टू अप्लाई. इट कैन शो दैट फॉलोइंग. चलो इसको छोड़ो, ये है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला. तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन से देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीन. अब हमें यहाँ पे देखो ये डिटेल दी हुई है, प्राइस अर्निंग रेशियोज कुछ गिवन है, नंबर ऑफ कैटेगरी A1 कंप्लेंट, नंबर ऑफ कैटेगरी A2 कंप्लेंट्स. सो दीज आर 2 डिफरेंट वैल्यूज, हमें अलग अलग करके कंपेयर करनी है. पहले हम A1 का कंपेयर करेंगे, फिर A2 का. तो यहाँ पे हमारे को ये वैल्यू गिवन है, दिस इज फ्रीक्वेंसी F, ये है हमारा X. तो हमें यहाँ से अभी X गिवन है, तो X बार वो निकालना पड़ेगा इनकी मिडिल वैल्यू. तो
मीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है कि दोनों वैल्यूज में A1 में मीन इतना है, A2 में मीन इतना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया x का स्क्वायर, अभी हम A1 का कर रहे हैं तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। देन f इंटू एक्स ये वैल्यू निकाल दी, देन f इंटू एक्स स्क्वायर हमने ये वैल्यू निकाल दी, एफ एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो दैट इज सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ एफ ये वैल्यू माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ सॉरी, देन सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 5.27 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन के A1 में जो हमारा मीन आ रहा है 15.59, तो नॉर्मल जो वैल्यूज हैं वो मीन से 5.27 डिफरेंट है। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले का निकालेंगे, एक्स हमने निकाल दिया था वहां से मिडिल वैल्यू, एक्स स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ, देन एफ एक्स डिवाइड बाय एफ होल स्क्वायर, ये देखो इन्होंने निकाला हुआ है। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको अंडर रूट, सो 6.289 इज दी standard deviation in B. So standard deviation in case of A2 is 6.29. These statistics again emphasize the wider spread on category A2 data than in category A1. So this is like a question. अब एक काम करते हैं, एक मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 11 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अब ये x है ये f, using the following data relate to the absences from the work of the company over period of 22 days, calculate standard deviation 2 dp मतलब 2 डेसिमल्स तक। अब पहले हमें x दिया हुआ है तो x स्क्वायर निकाल देता हूँ, 4 9 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64, ये आ गया x स्क्वायर। एफ एक्स तो मैं निकालता हूँ एफ एक्स, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, एफ एक्स स्क्वेयर। अब एफ एक्स स्क्वेयर निकालते हैं, एफ एक्स स्क्वेयर विल बी 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 9 36, 16 इंटू 3 48, 25 इंटू 4 100, 36 इंटू 3 अरे 108, 49 इंटू 3 147 एंड 64 इंटू 3 192। ठीक है, अब एफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर और एफ का, तो 4 2 6 6 और 3 9 और 4 13 16 19 22 12 12 12 24 28 48, मैं कर लेता हूँ चलो कैलकुलेटर से, 4 + 12 + 12 + 20 + 18 + 21 + 24, दिस इज 111, और एफ एक्स स्क्वायर आएगा 8 + 36 + 48 + 100 + 108 + 147 + 192, दिस इज 639। सो ये मेरा आ रहा है 639। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, एफ एक्स स्क्वायर 639 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ 22 माइनस एफ एक्स 111 डिवाइड बाय 22 होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 639 डिवाइड बाय 22 इज 29.045 माइनस 111 डिवाइड बाय 22 इंटू 5.0454545, अरे is equal to 25.456, 29.045 minus 25.456
3.59 अंडर रूट 1.89. सो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 1.8944 या 1.89. तो दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन. अप टू 2 डेसिमल्स निकालने हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया. ठीक है, समझ आ गया गाइस? वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सिर्फ फॉर्मूला है, 2-3 बार देख लो समझ आ जाएगा. इसका पूरा एक चैप्टर है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके. देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 12 गाइस, ये कर लेना, बिल्कुल सेम है. यहां से मिडिल वैल्यूज निकाल ली, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमें f दिया हुआ है, बस सेम है. देन आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा डिवाइड बाय मीन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन. जैसे हमें यहां पे दिया हुआ है गवर्नमेंट, ये थ्योरी जो है गाइस ये पढ़ लेना. इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ द टाइम बीइंग. तुम्हारे को जब फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके क्वेश्चन तुम निकाल सको, दैट्स इट. सो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहां से मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूं. इन फाइनेंशियल सेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलाउज यू टू डिटरमाइन हाउ मच रिस्क यू आर assuring या assuming in a comparison to the amount of return you can expect from an investment. The lower the ratio of standard deviation to mean return, the better the risk taking trade-off will be. जितना रेशियो कम होगा टू मीन उतना हमारा रिस्क लेना बेटर रहेगा, जितना कम रहेगा उतना रिस्क लेना बेटर रहेगा. तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स इन 2 कंट्रीज शोइंग. कंट्री वी का है मीन 120, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, डब्ल्यू का इतना. Can we conclude that country V has wider spread of basic weekly wages? अब यहाँ पे इन्होंने दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन V का इतना, W का इतना. Hence we see that in fact it is country W that has higher variability in basic wages. यहाँ पे ये है तो that means कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस W का ज़्यादा है तो हायर वेरिएबिलिटी W के, तो हायर तो ज़्यादा वेरिएबल होगा. By simply looking at 2 standard deviation figures, we might be tempted to answer yes. In doing so, however, we would be ignoring the fact that 2 mean value indicate that wages in country V and W, V are inherently higher. So the deviation from the mean, thus the standard deviation will tend to be higher. To make the comparison like, चलो गाइस इसको छोड़ दो, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा चैप्टर जो है वेरिएशन वहाँ पे सारा ये बहुत डिटेल में कराया हुआ है. यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझने की बात है, वो हमने समझ ली है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13 सॉरी. अब अंडरस्टैंडिंग 13 करते हैं. अंडरस्टैंडिंग 13 में दिया हुआ है इन कंट्री P द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द सैलरीज ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट इज 40 while in country Q is 60. Which of the following statement can be made on the basis of the information? Select all that apply. In P, 40% of the trainees accountant have below average salary. नहीं, ये तो हमारा मीडियन होता है. ओ सॉरी, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना डिफरेंस है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है इससे. इन क्यू द लोएस्ट सैलरी ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट इज 60% ऑफ द एवरेज. नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है. ये तो सिंपल हमें देखना है कि कितना वेरिएबल है, कितना डिफरेंस है. तो सैलरी ट्रेनिंग ऑफ अकाउंटेंट क्यू आर मोर वेरिएबल देन पी, तो सी तो सही लग रही है. सैलरी ऑफ ट्रेनी अकाउंटेंट आर हायर ऑन एवरेज इन क्यू देन ऑन पी. नहीं, हमें वैल्यूज तो पता नहीं कितनी कितनी सैलरीज कितनी से कितनी है, तो आंसर वुड बी सी. ये इसमें गाइस बिलो एवरेज अबव एवरेज का कोई रोल नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है कि किस में वेरिएशन ज़्यादा है. तो P में वेरिएशन कम है, Q में वेरिएशन ज़्यादा है, बस. देन कम्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज. तो गाइस इस वीडियो में मैं इतना ही कराता हूँ. एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. लेट मी जस्ट सी कि कितनी है ये. नहीं गाइस, अभी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर मी टू मेक अ बिग वीडियो. ये जितने भी ऊपर क्वेश्चंस हैं एक बार ये सारे अच्छे से देख लेना. हो सके तो थ्योरी भी पढ़ लेना, बट नॉट एज सच रिक्वायर्ड. स्टैंडर्ड डेविएशन वाली थ्योरी ऑलरेडी हमने आगे करी हुई है, तो उसकी थ्योरी छोड़ के बाकी थ्योरी तुम पढ़ लेना एक बार, बिग डेटा एंड ऑल. और बाकी वीडियो में यहीं तक बनाता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट. चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.